उस दिन क्या पढ़ रहे थे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। सो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी नॉन मेटल की। कौन कौन सी थी? पहली तो थी दे आर यूजुअली डल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डल होते हैं। दूसरी क्या होती है? नॉन मेटल आर, बट इसमें एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे, डल एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं? डल होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दे ब्रेक डाउन इजीली, दे ब्रेक डाउन व्हेन हैमर्ड। जब हम इसको हथौड़े से मारेंगे नॉन मेटल्स को तो ये टूट जाएंगे। मेटल्स में ऐसा नहीं होता था, है ना। बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं वेरी इजीली। इसलिए हम इनको ब्रिटल भी बोलते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। और वैसे अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स कैसे होते थे? डक्टाइल होते थे। याद करो, मेटल्स को जब हम हैमर करते थे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होते थे, ठीक है। वो बेंड हो जाते थे बट ब्रेक डाउन नहीं होते थे। बट नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जब हम इनको हैमर मारते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। कई बार इनका ब्रेकडाउन होने के बाद पाउडरी मास जैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिनको हम कोल या सल्फर के फॉर्म में बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी थी, दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ, इसका मतलब ये जब भी हम हीट को पास करेंगे तो हीट इनमें से पास नहीं हो पाएगी, है ना, बिकॉज दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और चौथा पॉइंट ये था, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स of electricity also, but exception is graphite, but graphite is a good conductor. Except graphite, I can write like this, except graphite। मतलब ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया यहां तक? यस, यहां तक क्लियर हो गया। हम इसको एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया, एक सेल लिया, एक सेल लिया और दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। इसको हमने एक पेंसिल से कनेक्ट कर दिया, है ना। एक पेंसिल को शार्प किया दोनों एंड से और यहां से हमने उसको एक पेंसिल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
दिस इज योर पेंसिल। पेंसिल की जो लीड होती है ना अंदर की ग्रे कलर की, पेंसिल की जो ग्रे कलर की लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ये ग्रेफाइट की होती है। कौन सा मटेरियल होता है ये ग्रेफाइट से बनी होती है। तो हमने क्या किया, इसको ग्रेफाइट से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको बल्ब से कनेक्ट किया तो हमने देखा कि बल्ब तो जलने लगा, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। इसका मतलब है जो पेंसिल के अंदर जो मटेरियल है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So graphite is that non-metal. Graphite is the non-metal which conducts electricity. Graphite is the non-metal which conducts electricity. ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है इसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स क्या होता है देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप्स? जैसे अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं, सो आपने सुना होगा कि डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन से। डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन से। और ग्रेफाइट भी किससे बना है? ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। बोथ हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but diamond is a poor conductor. Graphite is a good conductor of electricity, but diamond is a poor conductor. Diamond is your poor conductor. Although दोनों नॉन मेटल्स है, डायमंड इज ऑल्सो नॉन मेटल एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन मेटल। दोनों नॉन मेटल्स है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है ना। दोनों ही नॉन मेटल्स है बट दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। वन इज द गुड कंडक्टर, डायमंड इज द गुड कंडक्टर, बट ग्रेफाइट इज द पुअर कंडक्टर। ग्रेफाइट कैसा? पुअर कंडक्टर। सॉरी, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर, डायमंड इज द पुअर कंडक्टर, है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। Allotropes are the materials which are made up of same atoms, that is carbon, but having different physical properties. अब हम इसको डिफाइन करेंगे, allotropes को डिफाइन करेंगे। So allotropes are the material, allotropes
are the materials which are made up of same atoms but have different physical properties, properties दोनों सेम मटेरियल से बने होते हैं बट दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में हम लिखेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर allotropes of carbon, allotropes of carbon, both are made up of carbon, you can say that diamond is poor conductor of electricity while graphite is good conductor of electricity. Graphite is good conductor of electricity. Both are non metals, दोनों ही कैसे हैं? Both are non metals. ठीक है? So this is the definition of allotropes with examples. This is also very important for examination point of view. So you must know the definition of allotropes and its examples. ठीक है? Allotropes के बारे में पता होना चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स भी हमको पता होने चाहिए। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? आर्यन, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन दिस पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, done.
हेलो यस बेटा, डन। लास्ट लाइन। हाँ, जल्दी से लिखो इसको। इसको लिख लो, फिर हम हाँ कंपैरिजन करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंपैरिजन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया। आफ्टर दिस वी विल डू कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस। यस बेटा, डन। ओके, चलो, नाउ कम ऑन टू कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक तरफ आप लिखोगे मेटल्स, एक तरफ हम लिखेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, एक तरफ लिखेंगे मेटल्स, एक तरफ लिखोगे नॉन मेटल्स, और एक तरफ लिखोगे प्रॉपर्टीज। एक तरफ लिखोगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ मेक अ पार्टीशन। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? फिजिकल स्टेट। फिजिकल तो फिजिकल स्टेट मेटल्स का कैसा होता है? जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड। जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। जनरली मेटल्स आर सॉलिड। बट लिक्विड में भी एक मेटल था, मैंने आपको नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो। जनरली तो सॉलिड में होते हैं, बट एक मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सा मेटल होता है, बता सकते हो आप? द आंसर इज मर्क्यूरी। यस भैया, है ना? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, और गैसियस स्टेट में भी होते हैं। सॉलिड यस। स्टेट में कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, बताओ?
नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में कौन से नॉन मेटल्स होते हैं? जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन। कार्बन, कॉपर, सल्फर, आयोडीन। लिक्विड स्टेट में कौन से नॉन मेटल्स होते हैं? लिक्विड स्टेट में कौन से नॉन मेटल्स होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट में कौन से नॉन मेटल्स होते हैं? जैसे कि आपका ऑक्सीजन। गैसियस स्टेट में कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज लस्चर। बताओ मेटल्स का लस्चर कैसा होता है? मतलब डल होते हैं कि शाइनी होते हैं? मेटल्स आर शाइनिंग, वेरी गुड। मेटल्स आर शाइनी एंड नॉन मेटल्स आर वेरी बैड, very dull. Metals are shiny in nature and non-metals are dull in nature. So non-metals का nature कैसा होता है? Dull होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बताओ? हार्डनेस। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको बताए थे, जैसे पोटेशियम और सोडियम। जनरली तो हार्ड होते हैं, but exception was potassium and sodium. पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन यस, है, डायमंड। डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स है वो सब सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, डायमंड इज द एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना? कम ऑन टू फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी बताओ, मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है कि कम होती है? कम होती है। मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, हमेशा याद रखना। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। मेटल्स आर ऑलवेज यस, हाई डेंसिटी इन नेचर एंड यस, नॉन मेटल्स आर जनरली लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है पता है आपको? डिफाइंड एज मास अपॉन नहीं, वॉल्यूम। देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी इज द रेशियो मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी मास को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलती है, उसकी डेंसिटी मिलती है। ठीक है। सो मेटल्स जो होते हैं वो मोर डेंस होते हैं। डेंस का मतलब उनका एक यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब लूं और मैं बोलूं तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मेटल का मास बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अगर मैं 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब बनाऊं, सपोज करो मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। ये मैंने मेटल का एक क्यूब बनाया, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब। सो मेटल में 1 मीटर क्यूब में ज्यादा एटम्स होंगे और अगर मैं नॉन मेटल का एक क्यूब बनाऊं, नॉन मेटल का अगर मैं एक क्यूब बनाऊं सेम 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, तो इसमें जो होंगे एटम्स कम होंगे, इसमें एटम्स कम होंगे, इसमें एटम्स ज्यादा होंगे, इसमें एटम्स कम होंगे। इसलिए मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज malleability and ductility। malleability and ductility। अब मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली मैलिएबल और डक्टाइल दोनों होते हैं, है ना। मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं, यस, metals are malleable as well as ductile, but non-metals are non-malleable and non-ductile। so metals ये वाली प्रॉपर्टी शो करेंगे, metals malleability को भी शो करेंगे, ductility को भी शो करेंगे, बट नॉन मेटल्स ना तो malleability प्रॉपर्टी को शो करते हैं ना तो ductility को शो करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। malleability और ductility को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, है ना। डक्टिलिटी में क्या होता था, हम वायर बनाते थे, याद करो। मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स। आर्यन अपना माइक ऑन करो बेटा, है ना। Yes. मेटल्स कैन बी Hello. ड्रॉन इनटू वायर, मैंने आपको पढ़ाया था ना डक्टिलिटी में। Yes भैया। और मैलिएबिलिटी में क्या होता था? भैया मुझे ये एक्सप्रेशन डायमंड्स क्या होता है? क्या बेटा? हेलो। हाँ बोलो बोलो। ये डायमंड नॉन मेटल्स में आता है? हाँ, डायमंड नॉन मेटल्स में आता है, ओके। बट डायमंड ना जनरली हार्ड होता है। डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। और सिमिलरली अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल्स हार्ड होते हैं। बट अगर मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करूं तो पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ओके। ठीक है, तो इसलिए उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन का मतलब इन दो के अलावा, इन दो के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड है, और एक्सेप्ट डायमंड मतलब डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट है। समझ आया? चलो अब आ जाओ 6th प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 6। ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस।
इसलिए इसको लर्न रखना है, अपनी नोटबुक में लिखना भी है ये। यू ऑल्सो हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। 7th आ जाओ। 6 प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करना। मेटल्स के बर्तन में आप खाना Yes. बनाते हो ना? हाँ बनाते मेटल्स, हैं। हाँ, मेटल्स के बर्तन में हम चाय बनाते हैं, मेटल्स के बर्तन में हम दूध गर्म करते हैं। तो ये मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स जनरली। Generally metals are good conductors. Yes. And generally non-metals are bad conductors. Yes. Generally जो non-metals होते हैं वो bad conductors होते हैं heat के। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। Yes. 7th one is electrical conductivity. Clear. Okay. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता चल गया। हाँ, जनरली जो मेटल्स होते हैं, हाँ हाँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, वैसे ही मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। So next property number 7. Property number 7 is electrical conductivity. Electrical conductivity. So generally जो metals होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना? जनरली कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा जितनी भी वायर्स बनी होती है हमारे घर में, जो हम वायर्स यूज करते हैं मेटल की वायर्स होती हैं। अंदर से मेटल होता है, बाहर से उसको कोटिंग करी होती है ना? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो आप वायर देखते हो वो अंदर से मेटल की होती है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। नॉन मेटल कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ कम ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब भी मैं बता चुका हूं क्लास में। बताओ क्या होता है सोनोरिटी, क्या होता है? में सोनोरिटी होता है हेलो। हाँ बेटा, सोनोरिटी क्या होता है बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरिटी? भूल गए इतनी जल्दी? मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है? Metals are sonorous in nature. What does this mean? And non-metals are not sonorous.
इसमें मैंने आपको बेल का एग्जाम्पल दिया था। जो टेम्पल्स में बेल लगे होते हैं, जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल्स के जो बेल्स बने होते हैं, वो बेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स जनरली सोनोरस होते हैं, मतलब जब भी हम उसको स्ट्राइक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, दे मेक नॉइस और दे प्रोड्यूसेस अ साउंड, बट नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक विद अ हैमर और एनी ऑब्जेक्ट। समझ आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मैंने क्लास में बताया था आपको, याद करो, मेरे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ? मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दैट इज वेरी हाई, बट नॉन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दैट इज लो। ऐसा क्यों होता है? मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है और नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, बताओ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम किसी मेटल को, सपोज करो ये मेटल की रॉड है और हमने इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया, ठीक है? हमने क्या किया? दोनों तरफ से इस रॉड पे फोर्स लगाया, सो मेटल्स जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे। मतलब मैं ज्यादा फोर्स की वैल्यू इंक्रीज भी करते जाऊंगा तो भी ये जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे, है ना? दिस विल नॉट ब्रेक इजीली। बट अगर वही रॉड मैं नॉन मेटल की बनाऊं, अगर सेम रॉड में नॉन मेटल की बनाऊं, सो नॉन मेटल की रॉड में जब मैं फोर्स लगाऊंगा दोनों तरफ से, तो नॉन मेटल की रॉड इजीली ब्रेक हो जाएगी। इट विल ब्रेक इन द टू पार्ट्स, ठीक है? सो इसलिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेटल्स की हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो होती है। समझ आया? चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी आ जाओ, 10th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बताओ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल के हाई होते हैं कि लो होते हैं? यस, metals have generally high melting points, but the exception is there, except sodium and potassium। मतलब सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है? और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, तो नॉन मेटल्स के जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बट अगेन द एक्सेप्शन इज दैट except graphite, except graphite। So these are the 10 physical properties
ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन आता है, कंपेयर एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कंपेयर एनी 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आपको 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न है तो आप एग्जाम में 5 से 6 प्रॉपर्टी लिख पाओगे, ठीक है। आप 10 की 10 अगर याद रखोगे तो एग्जाम में जाके आपको 5 या 6 याद रहेगी। तो ट्राई टू लर्न ऑल दीज 10 प्रॉपर्टीज, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी है, these are all physical properties of metals and non metals। समझ आया आर्यन? getting it? yes। चलो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम कार्बन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। कार्बन एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, आपने देखा होगा जनरली कार्बन से ही बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं। कार्बन से कोल बना, कार्बन एटम से क्या बनता है? कोल। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन से ही आपका बनता है डायमंड, और कार्बन से ही आपका बना हुआ है ग्रेफाइट। बट अगर मैं बात करूं तो कोल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। कोल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, डायमंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि तीनों बने हैं कार्बन एटम से। वो ऐसा हम बोलते हैं ना, अगर एक ही पेरेंट्स के दो चिल्ड्रन है, दिस इज पेरेंट, एक ही पेरेंट के दो चिल्ड्रन है, दिस इज चिल्ड्रन 1 एंड दिस इज चिल्ड्रन 2। दोनों को जन्म एक ही पेरेंट ने दिया है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इसको गुस्सा बहुत आता है, इसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है ना। तो वैसे ही कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स, दैट इज कार्बन। तीनों एक ही पेरेंट से बने हुए, कार्बन से, बट तीनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। कोल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, डायमंड की प्रॉपर्टीज अलग है, और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। सो कार्बन इज अ नॉन मेटल which is one of the most important and widely distributed elements on the earth, है ना। it is the most distributed element on the earth। it occurs in both the forms। ये फ्री स्टेट में भी ऑक्यर होता है और कंबाइंड स्टेट में भी ऑक्यर होता है, ठीक है। फ्री स्टेट में कोल, डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में ऑक्कर होता है, और कंबाइंड स्टेट में कार्बन पाया जाता है CO2 के फॉर्म में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी देखो यहाँ पे कार्बन होता है, CO2 में भी कार्बन होता है, कोल में भी कार्बन होता है, बट कोल का जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में, बट CO2 का जो कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट में, इट इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, ठीक है। So in the combined state it is found in the earth in the form of limestone, and in living systems like animals and plants it is formed in the combined states like carbohydrates, fats, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन है, प्रोटीन्स में, फैट्स में, सब में कार्बन है। in atmosphere it is found in the combined state as a carbon dioxide। about 85% of all the compounds are made up of carbon। अबाउट 85%, मतलब 85% जो कंपाउंड्स हैं वो किससे बने हुए? कार्बन से बने हुए। 85% जो कंपाउंड है वो किससे बने हुए?
कार्बन से बने हुए, and due to which to separate the chemistry it is devoted in the study of carbon compounds which is organic chemistry. इसलिए केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच बना दी गई जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो खाली कार्बन की स्टडी से रिलेट होती है, जिसमें खाली कार्बन के बारे में पढ़ाया जाता है. सो कार्बन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. देखो 85% जो हमारे कंपाउंड्स है वो किससे बने हुए? कार्बन से बने हुए. अब कार्बन फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. फ्री स्टेट में किस में एग्जिस्ट करता है? कोल में, डायमंड में और ग्रेफाइट में. कंबाइंड स्टेट में किस में एग्जिस्ट करता है? CO2 में. देखो कंबाइंड स्टेट है, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, है ना, उसमें भी कार्बन होता है. ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन है विच इज इन द कंबाइंड स्टेट. सो इसलिए कार्बन को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में एक अलग से ब्रांच बना दिया जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जिसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हमें सिर्फ कार्बन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब पढ़ाई जाती है ना. कार्बन से रिलेटेड अगर आपको डीप में स्टडी करनी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और कार्बन एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है, वो सारी की सारी किस ब्रांच में आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. समझ आया यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देन वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. तो ये पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जो हम पढ़ चुके. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. सो दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो गया? आर्यन? यस. हाँ बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ. इस टॉपिक तक कोई डाउट है तो यू कैन से. डन. चलो ठीक है, आज हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बाय बाय.